दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेडिशन लॉ के बारे में। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक केस आया, किशोर चंद्रा वांग खेमचा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पिटिशन में, जो कि अभी ये पिटिशन पेंडिंग है, इसमें बात की गई कि ये सेडिशन लॉ जो है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। इसको क्वैश कर देना चाहिए, इसको हमारे आईपीसी से हटा देना चाहिए। तो क्या है ये लॉ और क्या इस पिटिशन में बोला गया है कि क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है और कब ये हेल्ड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो भी लोग जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव जो मेंस के लिए भी आपको लिखना होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे उनका लॉ ऑप्शनल है मेंस में सब्जेक्ट या नहीं है, सेडिशन लॉ उनके लिए भी समझना और इसके बारे में डिस्कस करना उनको बहुत ज़रूरी है चीज़ें, राइट। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो देखिए। ये इसी तरह की एक पिटिशन जो है 3 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अभी आई थी। 3 लॉयर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनली देखा था कि ये वैलिड नहीं है सेडिशन लॉ, तो उन्होंने चैलेंज किया था। बट उस वक्त इस तरह की जो पिटिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। अब किशोर चंद्रा वाघ खेमचा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक पिटिशन आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम एग्जामिन करेंगे सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, जो कि सेडिशन को क्रिमिनल ऑफेंस बताता है। ठीक है, अब 124A सेडिशन है क्या। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, मीन्स किसी भी तरह से बोलकर, लिखकर, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हुई साइन के द्वारा या किसी भी तरह से ट्राई करता है, ठीक है, कुछ कम्युनिटी में हेट पहुंचाने की, मीन्स हेट पैदा करता है कम्युनिटी में, कंटेम्प्ट है, एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर गवर्नमेंट की तरफ डिसअफेक्शन वो क्रिएट करता है कोई भी किसी भी तरह से, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद, टू विच फाइन में बी एडेड और विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years, टू विच फाइन में बी एडेड और विद फाइन। तो इतने स्ट्रिक्ट यहाँ पर प्रोविजन है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी वहाँ पर हो सकती है। अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई हेट पैदा करने की कोशिश करे या फिर करता है तो वहाँ पर सेडिशन लॉ जो है उसके ऊपर लग जाता है 124A ऑफ आईपीसी और उसको सजा भी हो सकती है। अब इस पिटिशन की बात करें जो आज का कंटेक्स्ट है, 3 जजेस की एक बेंच है, उसमें जजेस रहे हैं यूयू ललित, इंदिरा बनर्जी जी और KM जोसेफ जी। इन्होंने अभी नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जो पिटिशन है ये फाइल की है 2 जर्नलिस्ट ने, किशोर चंद्रा जी है मणिपुर से और कन्हैया लाल शुक्ला है छत्तीसगढ़ से। इन्होंने चैलेंज किया है कि वैलिडिटी जो है, ये जो सेडिशन का लॉ है, प्रोविजन है 124A ऑफ आईपीसी, ये वॉयलेशन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहे हैं इस आर्टिकल की अवहेलना हो रही है, ये वॉयलेशन है, 124A जो है नहीं होना चाहिए। जो ये वांग खेमचा जी है और शुक्ला, जो दोनों ही हमारे जर्नलिस्ट है जिन्होंने पिटिशन फाइल किया, इनके अगेंस्ट 124A आईपीसी में जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, ठीक है, और इन्होंने कुछ भी एक्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, FIR रजिस्टर हो गई है, ठीक है, फॉर कमेंट्स एंड कार्टून्स शेयर्ड बाय देम ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक। फेसबुक पे इन्होंने कुछ कमेंट किए, कार्टून्स बनाए जिससे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको माना गया और FIR जो है उन दोनों के अगेंस्ट हो गई। द इम्प्यून्ड सेक्शन, इम्प्यून्ड सेक्शन का मतलब है जिस सेक्शन को आप चैलेंज कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कि इसको हटा देना चाहिए। तो इम्प्यून्ड सेक्शन क्या हुआ यहाँ पर, 124A ऑफ आईपीसी clearly infringes the fundamental right under Article 19(1)(a) of Constitution of India, which guarantees all citizens shall have the right to freedom of speech and expression। तो आर्टिकल 19(1)(a) आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे वो इसको वॉयलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 1A ध्यान से समझना है कि वहाँ पर आपको मेंशन है कि सभी सिटीजन्स को पूरा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स आप कुछ भी अपने व्यूज जो है बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्दर, restriction imposed by the section is an unreasonable one and therefore does not constitute a permissible restriction in terms of Article 19(2) of the Constitution, the petition said। तो इन्होंने, जर्नलिस्ट ने जो पिटिशन डाली, इन्होंने बोला जो आर्टिकल 19(1)(a) में हमें एक राइट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि हमारा जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात भी करते हैं कि हाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ये 124A जो है उन रिस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं है, ये अनरीजनेबल है और ये परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि आर्टिकल 19(2) हमें बोलता भी है कि हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बट ये परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है 124A की। तो ये पिटीशन में उन्होंने बताया है। अब एक जजमेंट थी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1962 की, बहुत पुरानी जजमेंट है, बट आपको पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी, आपको लिखने में काफ़ी बेनिफिट होगा ये। अगर आप ये जजमेंट कोट करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ आपको इसकी गहराइयों के बारे में, इसके जो सेक्शन है इसके बारे में आपने पूरी थोरो रिसर्च की हुई है। तो पिटिशनर्स ने बोला कि केदारनाथ सिंह जजमेंट में ये बात सही है कि वहाँ पर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 124A जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट वो जो बात होगी अब 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स के आसपास, अराउंड 60 ईयर्स हो गए हैं, और वो उस वक्त ठीक है वैलिड आपने बोल दिया, बट अब इतना टाइम हो गया है, इतनी सारी अब जो है नए लॉज आ चुके हैं, तो अब ये 124A जो है आज कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को पास नहीं करेगा। इन केदारनाथ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 124A इज कॉन्स्टिट्यूशनल सिंस इट imposed a reasonable restriction on आर्टिकल 19(1)A falling within the ambit of 19(2). तो उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये वैलिड है। अब यहाँ की पिटिशन जो अभी एट प्रेजेंट 2021 की बात अगर हम करें और 1962 की बात देखें कि हाँ उस वक्त 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो वैलिड है, बट आज क्यों नहीं है वैलिड, तो मेजर आर्गुमेंट्स क्या रही हैं, ठीक है। इसमें बोला गया इट वॉज सबमिटेड दैट इन 1962 देयर मे हैव बीन अ नीड टू यूज 124A एज अ मीन्स टू प्रिवेंट द पब्लिक वायलेंस, पब्लिक डिसऑर्डर दैट फेल शॉर्ट ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कि हाँ उस वक्त हो सकता है आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक वायलेंस को रोकने के लिए 124A की मदद चाहिए थी, आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया। सेक्शन 124A एट दैट टाइम अ नेसेसरी टूल इन क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्राइम को 124A की मदद की रिक्वायरमेंट हो सकती है वहां पर, बट अब ये 2021 आ गया है, अब यहां पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक आर्गुमेंट रही है। आर्गुमेंट में फर्दर बोला गया कि अब जो है कई तरह के नए कानून बन चुके हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट हो गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट आ गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ गया है। इन एक्ट्स में बहुत सारे प्रोविजन हैं जो कि सिडिशन जैसी चीज़ों को, वायलेंस को, इंसाइटिंग वायलेंस, पब्लिक डिसऑर्डर को रोक सकते हैं, वहाँ पर इसके लिए पीनल ऑफेंसेस बन चुके हैं। तो ये 124A की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सच ऑल्टरनेटिव लेजिस्लेशन देयरफॉर एलिमिनेट्स द नीड टू एम्प्लॉय सेक्शन 124A टू डील विद पब्लिक डिसऑर्डर एंड वायलेंस। तो तब आपको 1962 में चाहिए था, बट अब नए लॉज के कारण आप इनको टेररिज्म, सिक्योरिटी, पब्लिक डिसऑर्डर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नए कानूनों में जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, वहां पर इन चीज़ों को डील किया जा सकता है। अब बात है प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द टाइम, कि आज की अगर हम बात करें कि क्या इरा में हम रह रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। द कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी involves the consideration of the prevailing conditions at the time. In this regard, it was submitted that there are 3 relevant circumstances कि आज की अगर बात करें 1962 से क्यों हम अब अलग हैं। The first of these relevant considerations cited was that India now has obligations under international law. अब इंटरनेशनल लेवल पर हमने कई तरह की ट्रीटी साइन की हुई हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, इंडिया हैज रेटिफाइड एंड इज बाउंड बाय द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR। तो इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, इंडिया इससे बाउंड है। आर्टिकल 19 जो है ICCPR का, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ राइट टू ऑल इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। तो ये ICCPR, इसका भी आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हर इंडिविजुअल के पास एज अ मैटर ऑफ राइट पूरी दुनिया में। Section 124A as a restriction of freedom and expression falls short of the requirements provided under international law in that it is neither necessary nor sufficiently provided by law. तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के जो राइट है एक्सप्रेशन के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका ये हनन कर रहा है। तो एक तो ये ग्राउंड होगी। सेकंड क्या हो गया, the relevant circumstance pointed out is the frequent phenomena of misuse, misapplication and abuse of section 124A since 1962 कि बहुत सारे केसेस में, इवन आपको भी ध्यान होगा कि बहुत सारे कार्टूनिस्ट, जर्नलिस्ट, इनको पकड़ा जाता है,
और ये जो 124A है सेडिशन का कानून उनके अगेंस्ट लगा दिया जाता है, FIR हो जाती है और बाद में पता लगता है कि वो बेकसूर थे। तो इसका मिसयूज जो है बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट्स भी, सेंटर भी कर चुके हैं। टेंडेंसी एंड इंटेंशन हैव बीन सो वाइडली इंटरप्रेटेड एंड एम्प्लॉयड इन सच अ डिस्क्रिशनरी मैनर that those merely exercising their democratic rights have faced penal sanction under the section, कि जिन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ही एक तरह से यूज़ किया। डेमोक्रेटिक राइट्स मीन जो डेमोक्रेसी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है स्टेट की हुई, कोई पॉलिसी के बारे में अगर हमें नहीं है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। बट बहुत सारे केसेस में बिकॉज हमारा लॉ जो है डिस्क्रिशनरी है तो उनके अगेंस्ट पीनल एक्शन हो जाता है, FIR हो जाती है, बेल भी नहीं मिलती, तो बहुत सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट हो जाती है। While abuse of a law in itself does not bear on the validity of that law, this phenomenon clearly points to the vagueness and uncertainty of the current law. तो ये बोल रहा है कि बिल्कुल वेग है, अनसर्टेन है, कोई वैलिडिटी इसकी नहीं है लॉ की, और ये हमें को इसी तरह से हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या फिर सेंटर की गवर्नमेंट है इसको अब्यूज़ ही करती रही है। जो थर्ड चीज़ है, थर्ड रेलिवेंट सर्कमस्टांस जो है cited was a repeal of sedition sections in comparative post-colonial democratic jurisdictions around the world। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, पहले ये कॉलोनी था, ठीक है, तो जो हमारी ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उनकी ये कॉलोनी थी। जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी, ठीक है, उस वक्त या उसके बाद भी, तो उसको जो वो उन्होंने फिर डेमोक्रेसी अपनी अपनाई है जैसे इंडिया में है, तो वहाँ पर भी अब बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेटिक जुरिस्डिक्शन में सेडिशन का लॉ जो है अब रिपील हो गया है। मे बी तब था बट अब रिपील हो चुका है। जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, द ऑथर ऑफ सेडिशन लॉज इन इंडिया, क्योंकि यूके ही हम बोलते हैं कि यहाँ पर राज कर रहे थे अंग्रेज़, तो उन्होंने ही सेडिशन लॉ जो है इंडिया में बनाए थे। जो 124A था वो 1870 के आसपास का जो लॉ है, उसके बाद अमेंड भी होता रहा है। 1870 के आसपास इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर सेडिशन लॉ इंडिया में। तो जो यूके है जिसने सेडिशन लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, उसने रिसेंटली रिपील कर दिया द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन 2009। 2009 में यूके ने सेडिशन का लॉ अपनी कंट्री से हटा दिया। इन्होंने इंडिया को तो दिया था 1870 में, बट अब 2009 में इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से हटा दिया। तो पिटिशन में ये बोला गया है कि अगर यूके हटा सकता है जिसने इंडिया में ये लॉ दिया था, तो हमें भी अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह न्यूजीलैंड, घाना हैव ऑलरेडी पास्ड लेजिस्लेशन रिपीलिंग सेडिशन। जो न्यूजीलैंड, घाना जैसी कंट्रीज ने भी हटा दिया। वाइल द लॉ कमीशन ऑफ कनाडा, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव रिकमेंडेड रिपील टू देयर रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स। तो जैसे अब लॉ कमीशन जो है कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भी रिकमेंड किया है अपनी पार्लियामेंट में कि इसको रिपील कर देना चाहिए। युगांडा, नाइजीरिया की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जो सेडिशन का लॉ है, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इतनी सारी जुरिस्डिक्शन में ऑलरेडी जो सेडिशन लॉ है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और रिपील भी हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर हो चुका है। सिंस द केदारनाथ जजमेंट वॉज रेंडर्ड बाय अ जज ऑफ 5 जजेस। तो अभी देखने वाली बात है, क्योंकि केदारनाथ जजमेंट जो आई थी 1962 में, ये 5 जजेस की बेंच थी। अब अगर इसमें कोई डिसीजन आएगा उसकी वैलिडिटी को देखते हुए कि हाँ ये अगर वैलिड है, तो कम से कम हमें 7 जजेस की बेंच चाहिए या उससे ज़्यादा की, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो ये बोलता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओवर रूल करनी है, पहले उन्होंने बोला था वैलिड है, और अगर आज इसमें इसको करना है कि हाँ ये इनवैलिड है, इसको हटाना है, तो कम से कम उसको ओवर रूल करने के लिए 7 जजेस चाहिए, 5 से ज़्यादा चाहिए। तो 7 या फिर ज़्यादा जजेस की बेंच होगी, वही इसको डिसाइड करेगी, और ये मैटर ऑफ टाइम है, फ्यूचर है, देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बोलता है। ऑल्दो बहुत सारे इंस्टांसेस है, आप अपनी और भी गूगल कर सकते हो कि कौन कौन से केसेस में या कौन कौन से प्रोमिनेंट लोगों को सेडिशन लॉ के अंदर पकड़ा गया और उनको हरास किया गया और बाद में वो पता लगा कि वो बेकसूर थे, राइट। तो ये हमारा वीडियो यहाँ एंड हो रहा है। आप भी हमें सजेशन दीजिए और कोई आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए, राइट, उसके अकॉर्डिंग वी विल गिव यू सच वीडियोस। थैंक यू।